हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में आप समझेंगे कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, उसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं और उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द concentration of phosphorus, nitrogen and other plant nutrients in entire water body or parts of it is known as eutrophication। यानी कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन या दूसरे प्लांट के न्यूट्रिशंस की मात्रा अगर बढ़ जाती है वाटर बॉडीज़ में तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। अब ये न्यूट्रिशन की जो मात्रा है उससे जो पानी का वेट, मतलब पानी में जो एक्वेटिक प्लांट्स उग रहे हैं उसके जो वेट है उसके बेसिस पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है वाटर बॉडी को। एक है ओलिगोट्रॉफिक, यानी कि वाटर विथ पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस एंड वेरी लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। जो न्यूट्रिशंस है वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है वाटर बॉडी में, और जो एक्वेटिक प्लांट्स उग रहे ऊपर लेयर बन रही है वो उसकी वेट भी बहुत कम है। मेसोट्रॉफिक मीन्स वाटर विद मॉडरेट न्यूट्रिशन स्टेटस एंड मॉडरेट प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि जो न्यूट्रिशन की मात्रा है वो एवरेज प्रेजेंट है और एवरेज वेट से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है एक्वेटिक प्लांट्स की। यूट्रोफिक मीन्स वाटर विद रिच न्यूट्रिशन स्टेटस एंड हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा है उसमें वाटर बॉडी में, और जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसके उगने की रेट भी बहुत ज़्यादा है। अब हम चलते इफ़ेक्ट्स पे। क्रिएशन ऑफ dense plumes of harmful fall-smelling phytoplankton that reduce water clarity and harm water quality, यानी कि बहुत ही डेंस डार्क ग्रीन कलर के फॉल स्मेलिंग, यानी कि बहुत ही गंदी बदबू, स्मेल बहुत गंदी है, ऐसे फाइटोप्लैंक्टन वह उग जाते हैं, ऊपर लेयर बना देते हैं और उससे जो वाटर की क्लैरिटी है वो गंदी हो जाती है, मतलब साफ़ नहीं रहता, पानी बहुत गंदा हो जाता है और उसकी जो क्वालिटी है वो भी कम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, हम उसे पी नहीं सकते फिर। algal blooms limit light penetration, reduce growth and causing die off of plants in bottom, while also lowering the success of predators that need light to pursue and catch prey। यानी कि अलगल ब्लूम्स बन जाते हैं, ग्रीनरी जमा हो जाती है, ऊपर अलगी जमा हो जाती है और उस वजह से क्या होता है, जो सनलाइट है वो पानी के अंदर तक नहीं पहुंच पाती, उससे जो नीचे के प्लांट्स है बॉटम में उनको मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। और जो नीचे प्रीडेटर्स यानी कि दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरे को मारने वाले जो जीव है उनको उन तक लाइट पहुंच नहीं पाती, तो वो अपने प्रे से पीछा नहीं कर पाते, अपने शिकार को पकड़ नहीं पाते और इस वजह से वो भी मर जाते हैं। When these dense algal blooms eventually die, यानी कि जब ये अलगल ब्लूम जो बन गए हैं वो जब मर जाते हैं, माइक्रोबियल decomposition severely depletes dissolved oxygen, creating a dead zone lacking sufficient oxygen to support most organisms। यानी कि इन अलगल ब्लूम्स के मरने से माइक्रोबियल यानी माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देंगे, जो उससे क्या होता है, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है पानी में, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाएगी और
उधर एक डेड जोन बन जाएगा, यानी कि सारे के सारे एनिमल मरने लग जाएंगे। वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, इसलिए उन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और वो मर जाएंगे। पॉइजनिंग एंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन अगर उस पानी को पी ले तो पता ही होगा बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, और कोई कोई तो ज़्यादा न्यूट्रिशन के वजह से भी जो डिजीज़ होती है, जैसे कि नाइट्रेट्स, एक्सेस नाइट्रेट्स अगर हमारी बॉडी में चल जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ये देखो, ये है अलगल ब्लूम, जो इतने से पार्ट में हुआ है, इसके नीचे तक लाइट नहीं जा पाती और ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। अब कॉजेस क्या है? यूट्रोफिकेशन इज प्रीडोमिनेंटली caused by human action due to their dependence on using nitrate and phosphate fertilizer। कि हम इंसानों के वजह से ज़्यादातर यूट्रोफिकेशन होता है। और कैसे हो सकता है? नाइट्रेट और फॉस्फेट के हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, वो पानी में वाटर बॉडीज़ तक पहुंच जाता है और मिल जाता है उसमें। डायरेक्ट सीवेज डिस्चार्ज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़, यानी कि जो सीवेज, जितना भी कचरा, गंदा पानी जो सीवेज प्लांट में जाता है, वो अगर डायरेक्ट डिस्चार्ज हो जाए उसमें वाटर बॉडीज़ में तो वो गंदा हो जाएगा, सब गंदी चीज़ें उसमें चली जाएगी पानी में। और इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अगर हम डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर दें तो भी ये सब न्यूट्रिशन उसमें चले जाते हैं और यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एक्वीकल्चर। एक्वीकल्चर को हम एक्वाकल्चर भी बोलते हैं, और इसका मीनिंग ये है कि जब हम किसी एक्वेटिक प्लांट्स या फिर एनिमल्स को ग्रो करते हैं किसी जगह पे, तो उसको कहते हैं हम एक्वीकल्चर। तो अगर वो एक्वीकल्चर हम सही से नहीं करें, न्यूट्रिशेंट अगर गलती से वो दूसरे वाटर बॉडीज़ में चले गए, घुल मिल गए, तो उससे भी न्यूट्रिशन बढ़ जाते हैं पानी में और यूट्रोफिकेशन हो जाता है। नेचुरल इवेंट्स सच एज फ्लड and the natural flow of rivers and streams can also wash excess nutrients of the land into the water body। यानी कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, फ्लड, या फिर कोई नेचुरल फ्लो रिवर स्ट्रीम में से पानी जो भी लैंड है उसको पूरा कचरा साफ करते हुए वाटर बॉडीज़ तक ले जाता है, तब भी यूट्रोफिकेशन होता है। अब हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? रिड्यूस द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जिस वजह से न्यूट्रिशंस आ रहे हैं पानी में उसको ही अगर हम कम कर दें, जैसे कि बाय रिड्यूसिंग फर्टिलाइज़र इनपुट, फर्टिलाइज़र हम यूज़ करना बंद कर दें। हम बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का यूज़ हम कम करें, तब भी हो सकता है। Reduce the availability of nutrients currently in the system. By example, removing plant material, removing enriched sediments, chemical treatment of water। यानी कि जो पानी में न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी है उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे? तो जो भी प्लांट मटेरियल उसमें फ्लोट कर रहे उसे निकाल के जो भी सेडिमेंट्स है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, और जो केमिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं वाटर का, जिससे उसे हम प्योर कर सकते हैं। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपने नहीं किया हो तो, और सब्सक्राइब करें साइंस डिक्शनरी चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।